वो इस बात को भूल गए कि नीतीश कुमार उनके मंत्री में पद पे रहते हुए उनके मीटिंग में कहा करते थे, सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, नीतीश कुमार और बीजेपी तमाम लोग एक ही गठबंधन में हैं, ये एनडीए गठबंधन। देखिए, सियासत भी खूब हो रहे हैं, सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ है, पर जिस तरीके से चिराग पासवान हो और चाचा पशुपति पारस दोनों आमने सामने हैं, पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान चिराग पासवान को लेकर और पशुपति कुमार पारस को लेकर। मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जारी कर दिया है, इसको किस तरह देखते हैं? इसका हम स्वागत करते हैं। ये कि स्पष्ट किया गया है, आप लोग देखे होंगे कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, तो मुसलमान जात के छोड़ करके, मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़ करके, जिसको हम अल्पसंख्यक करते हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है। उनको जो वहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो और लोग हैं, जो वहाँ दमन के शिकार होते हैं और हिंदुस्तान में चले आते हैं, तो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। वो कहाँ रहेंगे, विकास के कामों में नहीं लग रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन देश के नागरिक हैं, तो उतना बड़ा समूह को हम लोग उसको देंगे। राजद के लोग कह रहे हैं कि हेडलाइन बदलने की काम कर रहे हैं आप लोग केवल। देखिए, जो विरोधी के लोग हैं वो तो यही कहवे करेंगे, उनको तो और कोई मुद्दा है नहीं, वो करप्शन की बात नहीं कहेंगे कि उनके राज में क्या हुआ था। वो इस बात को भूल गए कि नीतीश कुमार उनके मंत्री में पद पे रहते हुए उनके मीटिंग में कहा करते थे कि आप लोग समेत मीटिंग के लोगों को कहते थे कि आप लोग समझ जाइए, मैं 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा। और आज धन्यवाद देते हैं कि जब स्थिति आ रही थी तो नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम करके वो स्थिति को दरकिनार कर दिया। इसलिए नया दल भी आ सकता है क्या इस गठबंधन में? अब सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी शीर्ष नेता करेंगे उसको हम सब मानेंगे। चिराग पासवान को 7 से 8 सीट का ऑफर दिया जा रहा महागठबंधन की ओर से, मुकेश सहनी को 3 सीट का, क्या रुक पाएंगे? ये आपकी बात है, हम लोग इसको नहीं जानते हैं। पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत मत गाइए, इसको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या, लेकिन मिला था, तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समूचे एक सीट पर मान जाएंगे सर। देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल, और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। एक सीट पे मान जाएंगे आप? अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे। यहाँ पर एक नया कानून, चाहे सरकारी सेवाओं में हो, विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या विधानसभा में हो, सब जगह महिलाओं को सरकारी सेवाओं के साथ साथ 50% जो इनकी जनसंख्या है उसके आलोक में इनको आरक्षण मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये प्रयास रहा है
कि बिहार के महिलाओं को हम हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ावें। इसके लिए आपने देखा कि साइकिल योजना उन्होंने चलाई और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में उन्होंने आरक्षण का व्यवस्था किया, जिसके चलते चाहे जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो या नगर निगम हो, सब जगह या पंचायत में मुखिया हो, सब जगह हमारी महिलाएं वहां स्थान ग्रहण कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी हम देखते हैं, जो कहना चाहते हैं, हमारी बेटियां का जो पढ़ने का अभी प्रतिशत है वो कम है, और इसके चलते जहां हमारे बेटियां मुखिया के रूप में चुनाव जीत जाती हैं, सरपंच के लिए चुनाव जीत जाती हैं, मेयर और चेयरमैन के रूप में जीत जाती हैं, तो वहाँ पर उनके हस्बैंड लोग ज़्यादा प्रभावी होते हैं। यही कारण है कि मुखिया के पति को हम लोग कहीं कहीं एमपी साहब कहते हैं, सरपंच के पति को हम लोग कहीं एसपी साहब कहते हैं। ये दोनों मिल करके हमारी बेटियों के कार्यक्रम में ज़रूर हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता में ह्रास होती है। इसका कारण है शिक्षित न होना। तो ऐसी परिस्थिति में अभी शिक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अंबेडकर साहब ने कहा था कि भाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। उन्होंने एक और आगे जा कर के हमारे माननीय कांसी राम जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, तो बेटा ही नहीं, बेटा बेटी मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने बेटा कहा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रपति का बेटा हो या बेटी हो, और या भंगी का संतान हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। आज वो शिक्षा एक समान नहीं मिल रही है, जिसके चलते अमीर घर के बेटियां तो कुछ आगे बढ़ रही हैं, वो भी सभ्यक रूप में आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन गरीब घर की बेटियां और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आप सिद्धांत जानते होंगे, हम लोग जात में और कौम में विश्वास नहीं करते। हम लोग विश्वास करते हैं कि दुनिया में दो ही जात है, एक अमीरों की, एक गरीबों की। तो उस लहजे में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में और बिहार में 80% गरीब तबके के लोग हैं। यानी अगर 100 महिलाएं हैं तो 60-70 महिलाएं सब गरीब होती हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का विशेष व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम लड़कों के भांति लड़कियों के लिए भी कहना चाहते हैं कि इनको भी पढ़ाई लिखाई में भी इनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो, ताकि ये पढ़ें और इनको सुविधा दी जाए। आप जानते होंगे कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री के रूप में कुछ दिन रहा था। उसने कहा था कि प्रथम क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के बच्चियों की पढ़ाई फ्री कर देंगे। एक अच्छा माहौल बना था, और यहाँ तक के जीतन मांझी सोचा था कि ये समान शिक्षा में हम आरक्षण की बात करते थे, हम प्रोफेशनल शिक्षा में भी इसको लागू करना चाहते थे। आज आवश्यकता है कि हमारी बेटियों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी संख्या 70-80% है, उन बेटियों की पढ़ाई के लिए चाहे सामान्य शिक्षा हो या वोकेशनल शिक्षा हो, वहाँ पर इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां आगे बढ़ें। और नहीं, जब हम लोग ऐसा व्यवस्था किया है, तब तो आज जैसा कि संतोष जी ने आपको बताया कि मेरी बेटियां किसी भी क्षेत्र में अब कम नहीं है, लेकिन संख्या उनकी कम है। चाहे क्या कहते हैं उसको, जा रहे हैं अंतरिक्ष में, जा रहे हैं चांद पर, जा रहे हैं सूर्य को तजवीज़ करने के लिए, जा रहे हैं सेना में, जा रहे हैं वायुयान चलाने के लिए, तो वो चुने गिने लोग जाते हैं, मर्दों की, लड़कों की संख्या के बराबर नहीं जा रहे हैं। उसका कारण है कि उनकी शिक्षा
लड़कों के भांति हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है क्या कह रहे थे। साफ शब्दों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन तमाम बिंदुओं को सुलझा लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।